हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कल हमने रेलवे का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इसमें हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ये सेकंड रेलवे का प्रैक्टिस सेट। तो मैं सबसे पहले हेडिंग लगा लेता हूँ, रेलवे प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की अब एग्जाम आने वाली है, एएलपी सीबीटी फर्स्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ में आप अदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए उपयोगी है। लेकिन रेलवे वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा ये प्रैक्टिस सेट। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन रहते हैं। सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सिखाया जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में, सारी चीजें समझ में आती है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु का आकार होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए छड़ाकार, ऑप्शन नंबर बी है गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी है कोमाकार, ऑप्शन नंबर डी है जिगजैग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ध्यान से समझना, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आज के बाद में आपका अगर यहां से क्वेश्चन आता है बैक्टीरियाओं के आकार से तो कभी भी गलत नहीं होगा। 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं भैया आकार के आधार पर, ध्यान से समझना। अगर आपको इस तरीके से छड़ के समान, ऐसी होती है ना छड़, ऐसे छड़ाकार अगर कोई संरचना दिखाई देती है तो समझ लेना वो कौन सा है, वो है भैया बेसिलस, वो है बेसिलस। ठीक है, अगर आपको गोलाकार दिखाई दे किसी बैक्टीरिया की संरचना तो वो होता है भैया, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है भैया, वो होता है भैया कोकस। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो होगा कोकस। अगर आपको इस तरीके से कोमे के समान, कोमा ऐसा ही होता है ना, कोमा, इस तरीके से कोमाकार, कोमाकार संरचना दिखाई दे किसी बैक्टीरिया की तो वो होता है विब्रियो। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से जिगजैग अवस्था में दिखाई दे, जिगजैग अवस्था में किसी बैक्टीरिया की संरचना दिखाई दे तो वो होता है स्पाइरुलम, वो होता है स्पाइरुलम। नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि आकार के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है छड़ाकार जिसे कहा जाता है बेसिलस, दूसरा होता है गोलाकार जिसे कहा जाता है कोकस, तीसरा होता है कोमाकार जिसे कहा जाता है विब्रियो, और एक होता है जिगजैग। तिरछी लाइन होती है ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो वो तिरछी लाइन उसे जिगजैग लाइन बोलते हैं। तो जिगजैग आकृति का अगर आपको कोई दिखता है तो उसे कहते हैं स्पाइरुलम। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया इसका इससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है भैया, अगर आप ध्यान से देखते हो तो लैक्टोबैसिलस, पीछे की तरफ बेसिलस आ रहा है, तो बेसिलस शब्द मैंने यहाँ पे भी लिखा है भैया। तो बेसिलस का आकार कैसा है? छड़ाकार। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका आकार कैसा होता है? छड़ाकार होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, स्ट्रेप्टोकोकस, इस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? अगर आपसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो स्ट्रेप्टोकोकस, तो देखो पीछे की तरफ क्या आ रहा है? कोकस आ रहा है, तो कोकस ये रहा। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है इसका आकार गोलाकार होगा। इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार गोलाकार होगा। बात तो क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, जैसे कि एक होता है विब्रियो कोलेरी,
कोलेरी, विब्रियो कोलेरा। अब ये कोई बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का आकार में आपसे पूछूं तो आप देखते हो विब्रियो आगे की तरफ है भैया, तो विब्रियो ये रहा। तो इस विब्रियो कोलेरी का आकार कैसा होगा? कोमाकार होगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया के आकार के बारे में पता लगा सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है भैया। ये रेलवे में नहीं, एसएससी में भी मिल सकता है, आपको नीट में भी मिल सकता है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है भैया। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है? छड़ाकार होता है भैया। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आसान भाषा में चीजें बताइए भैया, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखो भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है काइटिन। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सिंपल सी बात है भैया, इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। अगर आपसे प्लांट सेल के बारे में पूछा जाए, प्लांट यानी कि पादप के बारे में पूछा जाए, तो क्या बताओगे? सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। आप सभी को पता है जो एनिमल सेल होती है भाई, जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। हाँ, प्लांट सेल जो है, इस प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है इंग्लिश में, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। अगर आपसे बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए कि भाई जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर? पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड की। अगर आपसे एल्गी के बारे में पूछा जाए, एल्गी को हिंदी में कहा जाता है शैवाल के बारे में पूछा जाए, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस गैलेक्टोन्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और आपको फंगस या फंगी, कवक कहते हैं, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो काइटिन की बनी हुई होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। बोलो, क्या दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है जो जंतु कोशिका होती है, जो एनिमल सेल होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और भैया कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। तो सिंपल है, इतनी सी चीज आपको याद हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सा दोहरा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट जिसे आप हिंदी में हरित लवक कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। बताओ क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। देखो, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं आपके कोशिका में, नाम सुना होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं है, हरित लवक होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स रिक्तिका है, गोल्गी बॉडीज है कि नहीं है, सेंट्रोसोम्स है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज होते हैं जिन पर कुछ पर तो एकल झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि उस पर एक ही झिल्ली का आवरण पाया जाता है। कुछ ऐसे कोशिकांग है जिन पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और कुछ ऐसे कोशिकांग है जिन पर भैया कोई आवरण ही नहीं पाया जाता, यानी कि कुछ मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती, ये मेम्ब्रेन का आवरण होता है कि नहीं है। तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलेज कौन कौन से हैं वो देखिए। सिंगल मेम्ब्रेन
सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर एक ही झिल्ली का आवरण होता है। वो कौन कौन से हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके अलावा लाइसोसोम है मेरे भाई लाइसोसोम है। उसके अलावा गोल्गी बॉडीज है, गोल्जी काय है। उसके अलावा वैक्यूल्स है, यानी कि रिक्तिका है। बोलो, ये भैया सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय और रिक्तिका। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों जो है ये भैया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है भैया, ठीक है। यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिज कौन से हैं? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं? एक है राइबोसोम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सार्वत्रिक कोशिकांग है, यानी कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो। फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, जिसकी सब यूनिट होती है 50S और 30S। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जिसकी सब यूनिट होती है 60S और 40S, ठीक है। और एक होता है सेंट्रोसोम। बस भैया ये चीजें याद कर लो, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नहीं है? वैसे मैं आपको बता करके चल जाता, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक कोई मतलब ही नहीं है यार चीज़ों को पढ़ने का। बताओ, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब मेरे साथ बताइए, ऐसे कोशिकांग जिन पर एक झिल्ली का आवरण होता है वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और रिक्तिका। और ऐसे कोशिकांग जिन पर दो झिल्ली का आवरण होता है वो होते हैं केंद्रक, सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरितलॉक। और ऐसे कोशिकांग जिन पर किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता वो राइबोसोम और सेंट्रोसोम है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया। एक महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, ध्यान से समझना बात को। देखो, अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है भैया। और लगभग बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। किस बैच में करवाए हैं? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, जा करके देख लीजिए भैया, अगर आपके पास समय है, अगर आपको पढ़ना है तो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे चैप्टर पढ़िए, लेकिन जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है ना बायोलॉजी में, उस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। हर रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट करवाता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर रोज। सुबह 4 बजे से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक रहते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो भैया, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आरपीएफ वालों मेरे भाइयों, आपके काम आने वाली चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, चलिए। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए। बताओ बताओ, बैक्टीरिया का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों।
हो सकता है आपने पढ़ा हो जिनोफोर न्यूक्लियोइड और आप करके आ जाओ ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मैं आपको बता दूं प्लाज्मिड ये एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका उदाहरण है। अगर आपसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया। बैक्टीरिया का पूछा जाए कि बैक्टीरिया का अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? जिनोफोर न्यूक्लियोइड और दूसरा होता है प्लाज्मिड। ये दो होते हैं भैया, ये एक के ही नाम है या, ठीक है। जिनोफोर कह दीजिए, न्यूक्लियोइड कह दीजिए, बात एक ही है। दूसरा होता है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होता है किसमें? बैक्टीरिया में। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आंसर भी बताया करो आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में तो आप जानते हो ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक जो होता है वो सुविकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम पाया जाता है लेकिन 17 प्रकार का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हमने अभी क्या क्या, जिनोफोर न्यूक्लियोइड का, और दूसरा क्या था? प्लाज्मिड था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। बताओ, आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है मेसोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी है जिनोफोर, ऑप्शन नंबर डी है फ्लैजिला। देखो ध्यान से समझना इस बात का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आरआरबी एएलपी की एग्जाम हुई थी, सीबीटी फर्स्ट हुआ था, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एटीपी का जो निर्माण होता है वो किस सेल ऑर्गेनेलिज में होता है, किस कोशिकांग में होता है? तो किस में होता है? अरे भाई किस में होता है? पता है क्या आपको किस में होता है? तो मेरे भाई ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? तो इस मेसोसोम में होता है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं मेरे भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया था, अभी मैं आपको पढ़ा करके आया हूं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। राइबोसोम पाया जाता है, वो 17 प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें एक अन्य कोशिकांग होता है जिसे मेसोसोम्स कहा जाता है, ये होता है भैया। तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए। बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ये मेसोसोम्स। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल का ही उदाहरण है। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना कहानी आपको? हाँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो भैया आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा करके आ चुका हूँ। मैंने कोशिका वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके पढ़ लेना भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? बताओ। मैंने कहा कि जो राइबोसोम है वो सार्वत्रिक कोशिकांग है। भाई याद रखना है आपको कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम सार्वत्रिक कोशिकांग है भैया। और सार्वत्रिक कोशिकांग का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, सार्वत्रिक कोशिकांग है। ये सब कोशिकांग है जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। फर्क इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और 17S प्रकार के राइबोसोम की भी दो सब यूनिट होती है, एक होती है 50S और एक होती है 30S। 50S वाली बड़ी होती है, 30S वाली छोटी होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, इस
यूकेरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है सेट-S और एक होती है 40S। सेट-S वाली बड़ी होती है, 40S वाली छोटी होती है। जब मैं आपको राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं तब आपको और बताने वाला हूं कि एक्चुअली में ये S का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें बाद की बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17S। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो हम एक एक चीज बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। चले भैया, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चले, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। देखिए भैया, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लास्ट में बस ये इतना सा शब्द है ना पूरे क्वेश्चन को बदल देता है। कभी कभी क्या होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम का अभाव रहता है, आप सभी को पता है, तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है मेरे भाई, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों और एल्गी। बताओ, आपको कंफ्यूजन होगा एल्गी और एल्गी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ध्यान से समझना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है भैया एक तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की जो कोशिका होती है वो, दूसरा ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जीवाणु ही है भैया। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है आपको। और यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण, यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण भाई हम जो है वो हम यूकैरियोटिक ही तो है कि नहीं। हम जो है वो यूकैरियोटिक है क्योंकि हमारी कोशिकाओं में केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है और जितने भी झिल्ली-युक्त कोशिकांग है वो सभी हमारी कोशिका में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ में जो राइबोसोम पाया जाता है वो भी 80S प्रकार का पाया जाता है। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। फंगल सेल, और एल्गी सेल। फंगल कवक या फंगस कह दीजिए, बात एक ही है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका और शैवाल कोशिका, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। समझ में तो आ रहा है ना आपको। वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। अरे भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो 2-3 ही आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है एल्गी सेल। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर मैंने एग्जांपल है वो यही है भैया। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। मैंने आपको पिछली बार बताया है, यानी कि जब क्वेश्चन नंबर, शायद कौन सा क्वेश्चन था वो, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको पादप की कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। जो शैवाल है, शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, कवक की कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोशिका झिल्ली, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा हूँ भैया। याद रखना कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोलिपिड्स की, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर सी है काइटिन की, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। याद रखना, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन सबकी इसी की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, ओके। देखो भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोशिका झिल्ली की जो संरचना है उसको समझाने के लिए एक तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
वो किसने दिया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमर व नागेली, ऑप्शन नंबर सी है रोबोट हुक और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल। इसमें इन्होंने क्या कहा कि सैंडविच की दोनों ब्रेड के बीच में जिस तरीके से प्याज और ककड़ी होती है वैसे ही इस कोशिका झिल्ली की दो परतों के बीच में फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सैंडविच से तुलना की थी भैया सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल के द्वारा कोशिका झिल्ली को संरचना को समझाया था। बात क्लियर है। अगर खोज के बारे में पूछा जाए तो क्रोमर व नागेली ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी भैया। रोबर्ट हुक ने तो आप सभी को पता है 1665 में मर्त कोशिका की खोज की थी कोर्क टिश्यू में। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भैया जो एटीपी का निर्माण है वो किस कोशिकांग में होता है। बताओ। सबसे पहले मैं आपको एटीपी के बारे में बता देता हूँ। इस एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, उसके अलावा इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, और इस एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के द्वारा। जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। हमारे शरीर में जो ये ऊर्जा बनती है ये एटीपी के रूप में ही बनती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है कोशिका वाला चैप्टर तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जुड़ते रहिए हमारे साथ। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, वैसे तो रेलवे वाले ही सारे वीडियो देख रहे हैं, तो रेलवे वाले भाइयों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो जनशताब्दी एक्सप्रेस विच जाकर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक आज आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक बार ऐसा कमेंट कर दो, ये भी बता दो कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, है कि नहीं है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।